वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। जैसा कि हमने अभी तक फंगस के ऑलमोस्ट मैक्सिमम किंगडम पढ़ चुके हैं। हमने फाइकोमाइसेटिस में लाइक आपके ओमाइसेटिस के बारे में पढ़ा हमने, इसके अलावा जाइगोमाइसेटिस पढ़ा हमने, एस्कोमाइसेटिस पढ़ा हमने, ओके। बेसिडोमाइटिस आज हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ट्यूटरोमाइसेटिस है। इट विल टेक ए हार्डली वन लाइक वो हार्डली 2 स्लाइड का है आपका, 2 पेज हैं ड्यूरोमाइसेटिस के। क्योंकि ड्यूरोमाइसेटिस के अंदर एक लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो आपका कंटेंट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही ज़्यादा लेता है, ठीक है। सो आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द डिफरेंट किंगडम्स, डिफरेंट लाइक फंगस डिवीजन। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलती करते हैं हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक्चुअली मिक्स कर देते हैं। एस्को का जाइगो में, जाइगो का एस्को में, इसका उसके मिक्स कर देते हैं। सो दैट्स व्हाई आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। चलिए आज हम पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसिटिस फंगस के बारे में, ओके। So Basidiomycetes is commonly it is called the club fungus and is the most advanced fungus. Club fungus इसलिए बोलते हैं because club fungus इसलिए बोलते हैं because ये क्लब जैसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसका क्लब जैसा स्ट्रक्चर होता है, क्राउन स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आपकी जो फंगस आपकी मशरूम है, तो मशरूम का अगर स्ट्रक्चर आपने देखा हो तो कुछ ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर। आपने मशरूम अगर देखा हो तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ओके। तो इसे that's why it's called the club and it's also a most advanced fungus। क्योंकि most advanced fungus इसलिए क्योंकि इसमें रिप्रोडक्शन का एक सही तरीका इसमें पाया गया। क्योंकि ये जो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है बिटवीन द टू डिफरेंट सेक्सुअली डिफरेंशिएट फंगस के अंदर होता है। जैसे कि अगर आपने इससे पहले वाले देखे होंगे तो पहले वाले में आपको उतना सेक्सुअली डिफरेंशिएशन नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसमें क्लियर टू डिफरेंट फंगस के बीच में होता है, टू डिफरेंट हाइफीज के बीच में होते हैं जो सेक्सुअली डिफरेंशिएट होती है। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द मोस्ट एडवांस फंगस। Clear? They grow in a soil, tree stump, a living plant, body is a parasite, example rust and smut। ओके, ये बेसिकली सॉइल में ग्रो करते हैं। इसके अलावा ये ट्री के स्टम्प, जो ट्री की जो बार्क होती है ना, ट्री की जो स्टम्प होते हैं वहाँ पे ग्रो करते हैं। इसके अलावा ये लिविंग प्लांट में एज ए पैरासाइट्स होते हैं। कहने का मतलब है दे पैरासाइट्स, मतलब कहने का मतलब है ये लिविंग होस्ट को यूज करते हैं फॉर देयर ग्रोथ। तो मतलब ये सोइल में ग्रो करते हैं या ट्री की बार्क के ऊपर, स्टैम के ऊपर ही ग्रो करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए रस्ट एंड स्मट, मैं आपको थोड़ी देर में रस्ट और स्मट के बारे में बताऊंगा। जस्ट इस एग्जाम्पल, जस्ट यहाँ पे इतना ध्यान रखिएगा, रस्ट एंड स्मट इसके एग्जाम्पल्स हैं। मतलब दे नीड ए होस्ट, दे नीड ए लिविंग होस्ट फॉर देयर ग्रोथ। इसके अलावा ये ट्री के ऊपर, मतलब ट्री के ऊपर ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। और इवन बेसिडियोमाइसेटिस में फंगस है, ओके, वो तो पूरी की पूरी स्टैंडिंग ट्री को खा जाती है अगर वहाँ पे ये फंगस ग्रो कर गई। मैं आपको बताता हूँ, ओके। गैनोडर्मा, गैनोडर्मा नॉन एज ए वुड रोटिंग फंगस। गैनोडर्मा जो कि बेसिडियोमाइसेटिस का एक एग्जांपल है, इट इज नॉन एज अ वुड रोटिंग फंगस। कहने का मतलब बड़ी से बड़ी जो आप 100 फीट के प्लांट देखते हो, अगर गैनोडर्मा वहां पे लग गया तो स्टैंडिंग, इवन इट दिस गैनोडर्मा ईट ए होल स्टैंडिंग ट्री। पूरे के पूरे जो खड़ा हुआ जो 100 फीट का प्लांट है, 100 मीटर का प्लांट है, पूरे के पूरे ट्री को खा जाती है, खा के लाइक डाइजेस्ट कर जाती है, पूरे के पूरे स्टैंडिंग ट्री को डाइजेस्ट कर जाती है गैनोडर्मा। वुड जो होता है ये जाइलम का बना होता है। जैसे कि आपके घर के आसपास आपके घर में जो फर्नीचर होगा, फर्नीचर एक तरह की नॉन लिविंग सेल है, डेड सेल है बेटा। वो एक तरह में वो लिविंग ही था, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि मैं आपको बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे प्लांट, जब हम पढ़ेंगे ना प्लांट के बारे में, तो प्लांट में एक आपका टॉपिक आएगा प्लांट एनाटॉमी। तो उस प्लांट एनाटॉमी में आपको लीफ के बारे में, आपके स्टेम के बारे में, ओके, और इसके अलावा आपके लाइक रूट के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे उस वक्त। तो वहाँ पे यहाँ पे आपको पता लगता है कि जो प्लांट का जो स्टेम होता है ना, वो जाइलम का बना होता है। जाइलम एक तरह का टिश्यू होता है, प्लांट का एक टिश्यू है जाइलम, जो कि जाइलम की सेल्स का बना हुआ होता है। तो ये जो जाइलम होता है ये वुड होती है, और ये वुड नॉन डेड सेल्स है। मतलब जो वुड जो आपको दिख रही है ना बेटा, ये डेड सेल्स है, लेकिन ये इनिशियली ये लिविंग होती है। लेकिन क्या होता है कि इनकी वॉल के ऊपर एक केमिकल का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये डेड हो जाती है, और वो केमिकल ही इनको हार्ड बना देता है। तो आप देखते हैं ना वुड इतनी हार्ड होती है, जिसको काटने के लिए एक्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो इसलिए हार्ड होती है क्योंकि इसमें केमिकल का डिपोजिशन होता है, जिसको हम कहते हैं लिग्निन। मैं भी ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा उसके बारे में, प्लांट एनाटॉमी में डिस्कस करूंगा आपसे मैं, और प्लांट सेल वॉल में डिस्कस करूंगा मैं। तो लिग्निन उसको ज़्यादा हार्ड बना देती है, लेकिन साथ साथ वो प्लांट सेल भी डेड हो जाती है। तो गैनोडर्मा वो पूरे के पूरे उस सेल्स को भी खा जाता है, और पूरे इवन स्टैंडिंग ट्री को भी खा जाएगा पूरा। माइसीलियम इसकी ब्रांच्ड होती है और सेपरेट होती है। जैसे देखिए सेप्टेट और ये न्यूक्लियस है, ठीक है। जितने भी आप देखेंगे ना, आप ये आपको याद ध्यान हो तो मैंने बताया भी था, जितने भी आपके जितने भी एडवांस फंगस हैं, ठीक है, जो हायर लेवल के फंगस हैं वो सेप्टेट होंगे, और साथ साथ उसमें सेप्टेट होंगे और ब्रांच्ड होंगे। लेकिन जो आपके जो लोअर लेवल के फंगस है,
ठीक है, वो ब्रांच हो सकते हैं लेकिन होंगे हमेशा सिनोसिटिक, मतलब कहने का मतलब सेप्टा नहीं होगा उसमें। चलिए, मैं आपको बता रहा था ना स्मार्ट और मैं आपको बता रहा था ना स्मार्ट और रस्ट, तो यहाँ पे वो लिखे हुए हैं। ओके, पक्सीनिया द व्हाइट रस्ट ऑफ व्हीट, ओके सॉरी ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। पक्सीनिया एक फंगस है जो बेसिकली क्या होता है, जो व्हीट के जो प्लांट्स होती है, व्हीट के प्लांट के ऊपर ये उसको खत्म करती है, लाइक उसको पूरी तरीके से खत्म कर देती है। तो कई बार क्या होता है कि जब व्हीट को ग्रो करवाया जाता है, तो अगर ये पक्सीनिया वो ग्रो कर जाए, पक्सीनिया अगर वहाँ ग्रो कर जाए, तो वहाँ पे ये क्या करेगा, लाइक वहाँ पे ये क्या करेगा, वहाँ पे उसकी व्हीट लाइक उसकी लीफ में जाके उसको पूरी तरह से खत्म कर देगा और वहाँ पे आपको सिर्फ ब्लैक ब्लैक पाउडर मिलेगा, कुछ नहीं बचेगा उसके अलावा। इसलिए इट्स कॉल्ड द पक्सीनिया ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। ओके, यूस्टिलेगो इट्स अ स्मट फंगस। ओके, एंड द अगेरिकस मशरूम इज एडिबल मटेरियल। जो आप एक अगेरिकस होता है जो मशरूम, एक दो तरह की मशरूम होती है बेसिकली, एक होती है आपके वाइल्ड फंग, एक तो होती है वाइल्ड मशरूम, एक होती है आपकी डोमेस्टिक मशरूम, जिसको आप एडेबल मशरूम कहते हैं। जो डोमेस्टिक होती है वो एडेबल मशरूम होती है, जो वाइल्ड मशरूम होती है वो खाने लायक नहीं होती। इवन इट शुड इवन लाइक इवन इट शुड नॉट बी ईटन। ओके, वो खाने के लेवल पे भी नहीं होती है। ओके, स्मट फंगस जो होती है ये बेसिकली जैसे लाइक जो एक डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स, उनको ये इफेक्ट करती है, तो मैंने इसलिए उसका नाम नहीं लिया क्योंकि हम पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, तो ये इसके एग्जांपल्स में ध्यान रखना, ब्लैक ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट मतलब सॉरी पक्सीनिया यूस्टिलेगो स्मट फंगस होती है। मगेरिकस जो मशरूम है जो कि एडेबल मटेरियल है जिसको खाया जाता है, लेकिन ये ध्यान रखना मशरूम भी दो तरीके की होती है। मशरूम जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी डोमेस्टिक मशरूम जो आपके आपके घर के आसपास आपने ग्रो करते हुए देखा होगा, और एक होती है आपकी वाइल्ड मशरूम। वाइल्ड मशरूम को कभी नहीं खाया जाता, वाइल्ड मशरूम को सिर्फ खाते हैं हमारे कमांडो, क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आपको इन केस इफ यू आर इन सम फॉरेस्ट और लाइक इन सम रिमोट एरिया, अगर वहाँ कुछ खाने को ना मिले तो दैट यू कैन ईट दिस लाइक वाइल्ड मशरूम, क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ओके, चलिए, इफ यू टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। तो फ्रेगमेंटेशन मैंने आपको बताया था, तो माइंड में रखिएगा, फ्रेगमेंटेशन मैंने आपको बताया था, तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही इसमें होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट फाउंड। एक चीज और, जैसे कि आपके एनसीईआरटी और आपकी राजस्थान बोर्ड की बुक में भी दोनों में मेंशन किया है, इट इज नॉट फाउंड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट फाउंड। बट मैंने कुछ ऐसे लेक्चर्स देखे हैं और ऐसे मैंने कुछ कंटेंट देखा है जहाँ पे ये बताया गया है कि बेसिडोमाइसिटिस के अंदर कॉनिडिया के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, ऐसा वहाँ लिखा गया है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को वैसे हर जगह स्टैंडर्ड माना जाता है, उसमें अगर गलत भी लिख दिया ना तो गलत ही सही है, ठीक है। तो इन केस अगर आप ऐसा कोई लिटरेचर फॉलो करते हैं जहाँ पे कॉनिडिया के थ्रू लिखा गया है कि बेसिडोमाइसिटिस में रिप्रोडक्शन होता है, तो प्लीज डोंट फॉलो इट, क्योंकि आप हो सकता है कि हो सकता है कि बेसिकली, क्योंकि अभी तक मैंने भी जहाँ तक स्टडी किया है, मैंने भी जितने में स्टैंडर्ड बुक देखी है, उसमें भी कहीं ऐसा नहीं लिखा गया कि बेसिडोमाइसिटिस के अंदर आपके इस तरह के कोई रिप्रोडक्शन पाया जाता है। मैंने भी ऐसा कुछ कॉनिडिया नहीं पाया जाता, मैंने भी यही पढ़ा है, बट स्टिल मैंने कुछ अच्छे लेक्चर्स में देखा है, दैट्स व्हाई आई वाज कंफ्यूज। मैंने जो कुछ अच्छे लेक्चर्स हैं, मैंने कुछ अच्छे जो टीचर हैं, उनके जो बहुत सीनियर टीचर्स हैं, उनके लेक्चर्स में देखा कि वो बता रहे कॉनिडिया के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। व्हेन आई सर्च दिस थिंग ऑन द इंटरनेट एज वेल एज इन सम गुड बुक, जो सीबी पवार बुक होती है, लाइक जो इवन माइक्रोबायोलॉजी की प्रेस्कॉट एल्पेंजार, जो इंडिया के पूरे वर्ल्ड की सबसे स्टैंडर्ड बुक्स है, मैंने वहाँ पे भी सर्च किया, मुझे लेकिन ऐसा नहीं मिला कि बेसिडोमाइसिटिस के अंदर रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सो इन केस सेम फॉर यू, अगर आप ऐसा कोई लिटरेचर मत फॉलो करना जहाँ पे ऐसा कोई बताया गया हो आपके अकॉर्डिंग, आप ये मान के चलिए उसमें नहीं पाया जाता, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है बट सेक्सुअल ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, इसकी ये प्रॉब्लम है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है लेकिन सेक्सुअल ऑर्गन नहीं पाए जाते, ठीक है। चलिए, द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट बट द प्लाज्मोगेमी फिर भी होती है, मतलब सेक्सुअल ऑर्गन नहीं होते लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो क्या होगा, इनकी जो सोमेटिक सेल्स या वेजिटेटिव जो सेल्स होती है वो आपस में फ्यूज होती है और उससे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। तो कहने का मतलब है, अगर सेक्सुअल ऑर्गन ना पाने का मतलब इस पे कोई गैमेटोजेनिया नहीं पाया जाता, मतलब एंथ्रीडिया नहीं होता, मेल साइड फीमेल साइड कोई ओगेनिया नहीं होता। तो जब इस तरह के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होते हैं तो मतलब उसके अंदर कोई सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। हाँ, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है बिकॉज अ फ्यूजन टेक प्लेस बिटवीन दी टू वेजिटेटिव एंड सोमेटिक सेल्स, मतलब ये दो फंगस की अगर वेजिटेटिव सोमेटिक सेल्स होती है, दे गेट फ्यूज, ओके, एंड
दिस वेजिटेटिव एंड सोमेटिक सेल्स आर ऑफ द डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप, मतलब दो डिफरेंट स्ट्रेन्स की आपस में कनेक्ट होती हैं। ध्यान रखना इसमें सेक्सुअल ऑर्गन नहीं होते, मतलब गैमेटेंजिया इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, लेकिन फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बिकॉज उसकी देखिए, अगर आप देखेंगे तो जनरली एक ह्यूमन की भी बात करें, हम आपकी भी बात करें, तो हमारे में दो टाइप की सेल्स होती हैं। एक होता है जो एक बेसिकली एक सोमेटिक सेल्स होती हैं, और एक होती है आपकी एक सोमेटिक सेल्स होती है, और एक होते हैं गैमेट्स होते हैं जो लाइक सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो जैसे कि आपकी जो सोमेटिक सेल्स होती है वो आपकी मॉर्फोलॉजी को डिसाइड करती हैं, लाइक आपके स्किन कलर क्या है, आपका हेयर का कलर क्या है, आपके आईज का कलर क्या है, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, आप पतले हो, आप मोटे हो, आपका व्हाटएवर, जी आपकी जो पूरी मॉर्फोलॉजी होती है डिसाइडेड बाय द सोमेटिक सेल्स। लेकिन जो आपकी लाइक जो सेक्स डिटरमाइंड सेल्स होती है, ओके, जो कि गैमेट्स होते हैं बेसिकली, ये जो गैमेट्स होते हैं बेटा, ये जो गैमेट्स होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं, सोमेटिक सेल्स अलग होती है। लेकिन अब बैसिडिया के अंदर, लेकिन सॉरी जो बैसिडोमाइसिटीज है, इन बैसिडोमाइसिटीज के अंदर, ठीक है, इसके अंदर जो बैसिडोमाइसिटीज है, बैसिडोमाइसिटीज के अंदर सोमेटिक सेल्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं। हमारे हम अपनी बात करें तो हमारे में सेक्सुअल ऑर्गन अलग हैं और सोमेटिक्स ऑर्गन्स अलग हैं। तो सेक्सुअल ऑर्गन सेक्स जो होता है सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन का अलग काम करते हैं, वो सेक्सुअल गैमेट्स बनाते हैं। लेकिन अगर बैसिडोमाइसिटीज की बात करें तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, मतलब के लिए ऑर्गन्स नहीं होते, दैट्स व्हाई टू वेजिटेटिव एंड टू सोमेटिक सेल्स ऑफ द डिफरेंट स्टेट दे गेट फ्यूज। क्लियर? इसलिए इसको हेट्रोथेलिक फंगस बोलते हैं। हेट्रो जैसे देखिए, आप डिफरेंस कैसे याद रखेंगे, एस्कोमाइसिटिस के अंदर होमोथेलिक फंगस था क्योंकि उसमें एक ही थैलस के दो हाइफी आपस में डिफ्यूज हो रहे थे। एक ही थैलस पे जो दो हाइफी है दे गेट डिफ्यूज, सो उसको हम हेट्रो होमोथेलिक फंगस बोल रहे थे। तो वाइल इन, ओके, देखिए हेट्रोथेलिक एक वर्ड है, ये हेट्रोथेलिक का फंगस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ये एल्गी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हेट्रोथेलिक ये कहता है कि आपके दो डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स दो डिफरेंट आपके थैलस में प्रेजेंट होने चाहिए। थैलस मतलब एक माइसीलियम होता है, थैलस मतलब यहाँ पे माइसीलियम है, थैलस मतलब यहाँ पे माइसीलियम है। एल्गी के केस में डिफरेंट होता है, एल्गी फंगस के केस में बात करें एक थैलस मतलब एक माइसीलियम। तो यहाँ पे ये कहता है कि आपके हेट्रोथेलिक मतलब अगर दो टू डिफरेंट सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट थैलस, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि इसके अंदर सेक्स ऑर्गन ही प्रेजेंट नहीं है, लेकिन स्टिल दे आर कॉल्ड हेट्रोथेलिक बिकॉज यहाँ पे दो डिफरेंट माइसीलियम की अब वेजिटेटिव जो सेल्स होती है आपस में फ्यूज हो जाती है जो कि जेनेटिकली डिफरेंट होती है। कहने का मतलब है कि एस्कोमाइसिटिस में मेरे दोनों हाथ एक ही मेरी बॉडी से कनेक्ट है, तो दोनों जेनेटिकली सिमिलर होगी कि दोनों मेरे हाथ है। लेकिन अगर आप बात करें कि अगर एक मेरा हाथ है एक दूसरे पर्सन का हाथ है, लेकिन अब वो सेक्सुअली डिफरेंशिएट हो सकते हैं क्योंकि दूसरे दो अलग पर्सन के ये स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। सो आप कंफ्यूज मत होना। सो अगर दो माइसीलियम जो मॉर्फोलॉजिकली सेम है बट सेक्सुअली डिफरेंशिएट होते हैं तो मेल सेल्स को हम प्लस से और फीमेल सेल्स को माइनस से शो करते हैं, ओके। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि ये माइसीलियम 1 है, ये माइसीलियम 2 है। अब ये दोनों माइसीलियम आपस में फ्यूज होंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों के इसमें कोई भी सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है, मतलब गैमेटोजेनिक नहीं है। ध्यान रखना, मैंने एक्चुअली लास्ट डेफिनेशन आपको दिखाया था हेट्रोथेलिक फंगस, उसमें लिखा था सेक्सुअल ऑर्गन शुड बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट माइसीलियम या डिफरेंट थैलस कह दीजिए आप, थैलस कॉमन वर्ड है, मतलब एल्गी के लिए भी फंगस के लिए भी है। तो वो एक्चुअली क्या होता है, वो बेसिकली एक वर्ड है जो ये बताता है कि सेक्सुअल ऑर्गन दो अलग अलग, जैसे इवन वी आर ऑल्सो हेट्रो, हम वी आर ऑल्सो हेट्रो, ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्शन वो मेल और फीमेल के बीच में होता है। तो यही सेम वर्ड यहाँ पे अप्लाई किया गया, बट प्रॉब्लम क्या है, इसमें सेक्सुअल ऑर्गन ही प्रेजेंट नहीं है। सो दैट्स व्हाई सेक्सुअल ऑर्गन जब प्रेजेंट नहीं है, सो दैट्स व्हाई जो रिप्रोडक्शन होता है वो डिफरेंट माइसीलियम के बीच में ही होगा। ये हेट्रो की ये कंडीशन तो है, लेकिन अब यहाँ ना, यहाँ पे सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट ना होने की वजह से दो वेजिटेटिव हाइफी के बीच में हो जाता है। सो देखिए इस तरीके से आप कह सकते हो। तो एक सेल से फॉर एन एग्जांपल अगर आप इस माइसीलियम की बात करें, तो अगर ये मेल है फॉर एन एग्जांपल, आपने इसको प्लस से शो कर दिया, और एक दूसरा हाइफी है उसको आपने माइनस से शो कर दिया क्योंकि ये सेक्सुअली डिफरेंशिएटेड है, ठीक है। अब इन दोनों की हाइफी के बीच में ये रिप्रोडक्शन होगा, एक को प्लस से शो करेंगे, एक को माइनस से शो करेंगे, कि बोथ ऑफ आर द सेक्सुअली डिफरेंशिएट फंगस, हाइफी ऑफ माइसीलियम 1 एंड हाइफी ऑफ माइसीलियम 2। चलिए, in this fungi, male and female nuclei are the brought together by the fusion of vegetative hyphae originating from a mycelium opposing mating types। चलिए मैं इतना बताने से पहले मैं आपको सीधा एनिमेशन पे ले चलता हूँ क्योंकि मुझे बताना वो ज़्यादा बेटर समझते हैं। Like for an example, if the reproduction take place between the two sexually differentiate, मतलब sexually differentiate कहने का मतलब है कि sexually differentiate क्यों कह रहे हैं कि याद रखना, sexually differentiate क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक हाइफी का जेनेटिक लेवल अलग है, दूसरी हाइफी का जेनेटिक लेवल अलग है, दोनों का जो जेनेटिक लेवल है, दोनों का जो डीएनए की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग अलग हैं। और हमने एक कुछ
प्लस से शो किया है, एक को माइनस से शो किया है, क्योंकि वहां पे हमने एस को में दोनों प्लस से शो किए थे, क्योंकि वो दोनों सेक्सुअली सेम थे, दोनों में जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक एक ही थी। लेकिन यहाँ पे दोनों की जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है, तो हम ऐसा मानते हैं कि दोनों सेक्सुअली डिफरेंशिएट है। तो उसको जेनेटिकली सेक्सुअली डिफरेंशिएट होने की वजह से द वन हाइफी रिप्रेजेंटेड बाय एज अ प्लस एंड सेकंड हाइफी रिप्रेजेंटेड एज अ माइनस। नाउ अब द फर्स्ट ऑफ ऑल द प्लाज्मोगेमी टेक प्लेस। ये ध्यान रखना, ये हायर लेवल ऑफ फंगस है, तो प्लाज्मोगेमी होगा, क्रायोगेमी होगा, बट देयर इज सम रेस्टिंग फेज एज वेल। सो लाइक इन प्लाज्मोगेमी में क्या हुआ, जस्ट इनकी दोनों जो सेल्स थी ये आपस में सेल फ्यूज हो गई। यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, ये सेल आपस में फ्यूज हो गई, और फ्यूज होने की वजह से इनका जो प्लाज्मा था, इनका जो प्लाज्मा था, जो प्रोटोप्लाज्म था, आपस में कनेक्ट हो गया। ठीक है, इट इज अ प्लाज्मोगेमी। फिर प्लाज्मोगेमी के बाद में क्या होगा, प्लाज्मोगेमी के बाद होगा आपका, अब प्लाज्मोगेमी हुआ। अब ध्यान रखना, प्लाज्मोगेमी के बाद में क्या होगा, अब मैं आपको ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट है इसमें जानने की बात वो बता रहा हूँ आपको। एक देखिए यहाँ पे, अब देखिए इस स्क्रीन पे क्या चल रहा है, अब देखिए दोबारा देखिए। ठीक है, एक न्यूक्लियस यहाँ डिवाइड हुआ, दूसरा न्यूक्लियस इसका डिवाइड हुआ। क्यों? अब क्या होता है कि बेसिकली ये कैरियोगेमी नहीं होगा अभी फिलहाल। अभी क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियस है, इसका जो न्यूक्लियस है डिवाइड होगा, ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा। देखिए डिवाइड हो गए, 1 1 डैश 2 2 डैश, ये न्यूक्लियस डिवाइड होंगे। ठीक है, क्यों न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं? अब ये न्यूक्लियस पहले क्या करता है, कैरियोगेमी होने से पहले ये न्यूक्लियस एक बार डिवाइड होते हैं, हो गए डिवाइड। अब डिवाइड होने के बाद में, एक मिनट, डिवाइड होने के बाद में क्लैंप कनेक्शन बनता है। क्या कहते हैं, क्लैंप फॉर्मेशन कहते हैं। ओके, अब क्लैंप फॉर्मेशन के थ्रू इसका जो न्यूक्लियस है, जो डिवाइडेड न्यूक्लियस है, वो इस सेल में चला जाता है, और इसका जो डिवाइडेड न्यूक्लियस है वो इस सेल में चला जाता है। तो अब ये क्या हुआ, ये सेल भी, अब आपकी ये सेल, अभी क्या होगा, ये सेल यहाँ पे मान के चलो, इसका न्यूक्लियस खत्म हो गया, ये न्यूक्लियस यहाँ चला गया, ये न्यूक्लियस यहाँ चला गया। तो अब ये देखिए, ये दो सेल भी आपकी डिप्लॉयड हो गई, ये सेल भी आपकी डिप्लॉयड हो गई, ये सेल भी आपकी डिप्लॉयड हो गई। अब सेम, अब क्या होगा, अब दोबारा से हाइफी, अब दोबारा से ये जो न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे जो न्यूक्लियस है अभी खत्म नहीं हुआ, ये अभी क्या होगा, अब ध्यान रखना, अब दोबारा से क्या होगा बेटा, अब दोबारा से ये न्यूक्लियस फिर से डिवाइड होंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है ये फिर डिवाइड होगा, ये वाला न्यूक्लियस मैं बात कर रहा हूँ, ये डिवाइड होगा, और फिर दोबारा से क्लैंप कनेक्शन बनेगा, और क्लैंप कनेक्शन के थ्रू ये न्यूक्लियस यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब सेम यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ये वाला जो न्यूक्लियस है फिर डिवाइड होगा, और फिर एक क्लैंप कनेक्शन बनेगा, और क्लैंप कनेक्शन बनके ये वाला जो न्यूक्लियस है होता हुआ दोबारा से यहाँ पहुंच जाएगा, और ऐसे बन गया। ठीक है, फिर दोबारा से ये वाला जो न्यूक्लियस था यहाँ फिर डिवाइड होगा, और फिर क्लैंप कनेक्शन बनेगा, और यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ पहुंचेगा। लेकिन ये भी कैरी, ध्यान रखना, आपस में फ्यूज ही नहीं हो रहे, ये सिर्फ अपना एक एक आइटम बढ़ा रहे हैं, फ्यूज हुए ही नहीं अभी तक ये। फिर उस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पहुंचेगा, फिर इस तरीके से यहाँ पहुंचेगा, फिर इस तरीके से यहाँ पहुंचेगा, सेम इस तरीके से, सेम इस तरीके से, हर एक सेल डिप्लॉयड हो जाती है। मतलब न्यूक्लियस का ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से हर एक सेल आपस में डिप्लॉयड हो जाती है। एक मिनट में हटा देता हूँ। देखिए, ये थी पहले, ये आपकी नॉर्मल मोनो ऐसी सेल थी, अब हर सेल आपकी डिप्लॉयड हो गई, हर सेल डिप्लॉयड होती है, और इसे कहते हैं हम आपकी डाइकैरियोन फेज। ये डाइकैरियोटिक कंडीशन n+n, वहां पे क्या था, ध्यान रखना, एस्को से कंपेयर करें तो एक ही सेल ने डिप्लॉयड हुई और उसी ने आगे काम चला लिया, नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, पहले क्लैंप बनते हैं और हर एक सेल आपकी डिप्लॉयड हुई है, हर सेल डिप्लॉयड होती है, बस यही फर्क है बेसिडोमाइसीट्स में, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द सेक्सुअली एडवांस फंगस। अब उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद देखिए क्या होता है, अब हर एक सेल से जो सेल आपकी, हर सेल डिप्लॉयड हो गई, लेकिन स्टिल कैरियोगेमी नहीं हुई है। अब एक हर सेल से, दिस लाइक द प्रोट्रूशन ऑफ वन पार्ट, इसे इट इज कॉल्ड द बेसिडिया, मतलब एक पार्ट बाहर प्रोट्रूड होता है, बाहर की तरफ, मतलब बलून जैसा बाहर निकलता है, इट इज आल्सो फ्रूटिंग बॉडी। ओके, और इसके बाद में क्या होता है, मान के चलो हम एक पर्टिकुलर बेसिडिया का एग्जांपल लेके चलते हैं, जो मैं आपको यहाँ इस बेसिडिया पे समझाऊंगा ना, वो बेसिडिया ही सब पे एप्लीकेबल होगा, जैसे कि मैंने आपको इस बेसिडिया पे समझा रहा हूँ, मैं आपको इस बेसिडिया पे समझा रहा हूँ,
ये सब बेसिडिया पे अप्लाई होगा। अब मैं क्या सब पे अगर समझाऊंगा ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा स्ट्रक्चर, जो आपको समझाना फिर मुझे दिक्कत होती है। तो इस सब बेसिडिया पे सेम अप्लाई होगा। फिर क्या होगा, सब बेसिडिया पे ऐसा ही होगा जो मैं आप समझाऊंगा आपको। फिर बेसिडिया में क्या होता है, ये जो दोनों न्यूक्लियस ऊपर की तरफ चले जाते हैं बेसिडिया में, और वहां पे कैरियोगेमी होती है जिस आपस में फ्यूज हो गए, तो ये क्या हुआ, 2n स्ट्रक्चर जाइगोट बन गया। अब जाइगोट होने के बाद में म्यूसिस होता है और आपके 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। सेम थिंग हैपन इन एवरी स्ट्रक्चर, मतलब 4 हैप्लॉइड जो स्ट्रक्चर है वो हर जगह होते हैं, हर जगह आपके 4 स्ट्रक्चर बनते हैं, हर जगह हर किसी में 4 बनते हैं, हर जगह बेसिडियोस्पोर बनते हैं। मतलब जो मैंने बताया ना, ये जो ये हो रहा है इसमें भी होगा, मतलब ये 2 सेल आपस में पहुंच जाएगी, यहाँ पे भी 2 सेल आपस में पहुंच जाएंगी, ये 2 सेल आपस में पहुंच जाएंगी, हर स्ट्रक्चर आपका डिप्लॉयड होगा, हर स्ट्रक्चर आपका डिप्लॉयड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कलर से कर देता हूँ। हर स्ट्रक्चर आपका डिप्लॉयड हो जाएगा, हर स्ट्रक्चर। ये देखिए फिर बाद में कैरियोगेमी होगी, दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे और इस तरीके से हैप्लोइड सब में फिर हैप्लोइड स्पोर बनेंगे। चलिए ठीक है ना। फिर उसके बाद में अब ये बन गए। अब उसके बाद में क्या होता है कि जो चारों स्पोर होते हैं इसकी वॉल पे प्रेशर डालेंगे, मतलब ये जो वॉल, ये जो है आपके ये जो स्पोर्स हैं, ये जो स्पोर है इसकी वॉल के ऊपर प्रेशर डालेंगे, इसकी वॉल के ऊपर प्रेशर डालेंगे, देखिए, और इस तरीके से फिर वो अरेंज हो जाएंगे। तो क्या हो गए, ये हो गए आपके एक्सोजीनसली अरेंज्ड, बेसिडियोस्पोर अरेंज्ड एक्सोजीनस, मतलब एक्सोजीनस स्पोर हो गए। ठीक है, चलिए ध्यान रखना एस्कोमैसिटीज में सारे एंडोजीनस थे, ये एक्सोजीनस है। अब उसके बाद में क्या होगा, अब वो सेम जैसे मान के चलो कि वहां हमने दिखाया था ना, वो जो अब एक मैंने आपको एक ही बेसिडी का एग्जांपल लेकर दिखाया था, वहां पे रिमेनिंग मान के चलो वहां पे अराउंड आपकी कुछ 10 सेल्स ऐसी हैं, तो सब में ऐसे बेसिडिया बनेंगे और ऐसे बेसिडिया बनेंगे और ऊपर की तरफ ऐसे स्पोर्स बनेंगे, मतलब ऊपर की तरफ ऐसे स्पोर बनेंगे। फॉर एन एग्जांपल इस तरीके से बहुत सारे बन गए, 10 जो जितनी भी सेल्स थी। ठीक है, अब उसके बाद में ऐसे बहुत सारे बेसिडिया बन गए और उसके पास स्पोर इकट्ठे हो गए, एक्सोजीनसली स्पोर अरेंज हो गए। फिर माइसीलियम उनको प्रोटेक्शन देता है और उसको चारों तरफ से कवर कर लेगा, कर लिया कवर, और इसको बोलते हैं बेसिडियोकार्प फ्रूटिंग बॉडी। और जैसे ही बेसिडियोकार्प मतलब इसमें ये जो दिख रहा है ना, ये माइसीलियम ही है, ये जो दिख रहा है ना, ये मैंने जो रेड कलर का ही धागा बनाया है, ये लाइन, ये जो कर्व है, इट इज लाइक ए माइसीलियम, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आपके एस्पोकार्प बने, सॉरी बेसिडिया बने थे, और बेसिडिया ने आपको फिर माइसीलियम को प्रोटेक्शन देना था, तो उनको प्रोटेक्शन दिया, उसके चारों तरफ अरेंज हो गए। जैसे सिचुएशन नॉर्मल हुई, फिर एक स्पोर बाहर आया और उसने एक ऐसे एक हाइफी का फॉर्मेशन कर दिया। दैट इज ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन द बेसिडोमाइसिटिस, नथिंग एल्स। अब चलिए, अब जो लिखा हुआ है ना आपको समझाना मुझे आसान पड़ जाएगा। देख लीजिए, इन दिस हाइफी the male and female nuclei are brought together by the fusion of vegetative hyphae originating from a mycelia of opposing mating types. ठीक है, कैरियोगेमी डोंट टेक प्लेस इमीडिएटली आफ्टर प्लाज्मोगेमी, द रेस्टिंग फेज बाउंड बिटवीन ऑफ दिस फेज कैरियोगेमी होती है, जो कि बेसिडोमाइटिस में ऑब्जर्व होती है। इस कैरियोगेमी के अंदर एक इंटरवेंटिंग डाइकैरियोटिक स्टेज, मैंने बताया था इंटरवेंटिंग डाइकैरियोटिक स्टेज होती है। इस कंडीशन को आप डाइकैरियोन कहते हैं और ये डाइकैरियोशन फेज कहलाती है, जिसमें क्या होता है कि हर एक न्यूक्लियस पहले हर ट्रांसफर हुआ, फिर वो अपने आप को डिप्लॉयड करता है, फिर एक सेल दूसरे में जाती है, फिर जाके जो तीसरी सेल में गया तो फिर वो अपने आप को डिप्लॉयड करेगा, मतलब अपने सेल में डिवाइड करेगा। फिर जो डिवाइडेड जो न्यूक्लियस होता है वो चौथी सेल के अंदर जाता है, फिर वो वहां जाके अपने आप को डिवाइड करेगा, फिर वो जो डिवाइडेड न्यूक्लियस होता है पांचवी सेल के अंदर जाता है। तो लाइक दैट हर सेल आपकी डिप्लॉयड होती है, और दिस न्यूक्लियस ट्रांसफर थ्रू ए क्लैम्प, मतलब क्लैम्प फॉर्मेशन होता है इन बिटवीन ऑफ सेल्स, एंड देन न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्मेशन अकर थ्रू ए क्लैम्प। इसे क्रोजियर मेथड बोला जाता है। एक्चुअली आपके बुक में लिखा हुआ नहीं है, क्रोजियर मेथड बोलते हैं इसको, CROZIEN, क्रोजियर मेथड बोलते हैं, लेकिन आपकी बुक में नहीं था तो मैंने मेंशन नहीं किया। क्रोजियर मेथड होता है ये, ओके। इस तरीके से जो न्यूक्लियस का ट्रांसफर हो रहा था थ्रू द क्लैम्प कनेक्शन, लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियस फ्यूज एंड सेल बिकम डिप्लॉयड। Clamp connection occur in a basidomycetes. Through the clamp connection, each cell of basidomycetes get deployed. The resultant structure is dikaryotic, which ultimately give to rise a basidium. Basidium ध्यान रखना एक सिंगुलर के लिए होता है और basidia प्लूरल के लिए होता है। तो यहाँ पे प्लूरल चल रहा था, मैंने आपको basidium लेके दिखाया था, और total structure is called the basidium. Karyogamy meiosis take place in the basidium, producing the 4 basidiospores. ठीक है, एंड बेसिडियोस्पोर एक्सोजीनसली बेसिडिया के अरेंज होते हैं,
और द बेसिडी आर अरेंज इन ए फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड द बेसिडियोकार्प। ठीक है, बस यही था आपका। चलिए हो गया पूरा, सॉरी। इट्स ऑल अबाउट योर बेसिडोमाइसिटिस। बताइए कहाँ टफ है, बहुत आसान था बेसिडोमाइसिटिस आपका। चलिए अब बेसिडोमाइसिटिस खत्म होने के बाद में हम पढ़ेंगे डिटरोमाइसिटिस, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया ही नहीं जाता। ओके, फिर उसके बाद में हम आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे, देखिए प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। बच्चे से कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर अभी आप नहीं करवाओगे। देखिए प्लांट किंगडम फिलहाल आपका एनसीईआरटी ने हटा दिया है फॉर दिस सेशन ओनली। हाँ, लेकिन नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। लेकिन क्या है कि प्लांट नेट ने एनसीईआरटी ने हटा दिया, तो हो सकता है आपका आरबीएससी भी हटा दे। तो मैं अभी उसमें रिस्क लेना नहीं चाहता कि मैं आपको पढ़ा दूं, बाद में चला आरबीएससी ने हटा दिया। सेकंड, आपका जो बचता है टॉपिक जो एनिमल किंगडम, मैं एनिमल किंगडम को आपको पहले बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि एनिमल किंगडम को समझने के लिए ना और थोड़ा थोड़ा टाइम चाहिए। पहले आपको बेसिक बायो समझ में आ जाए, और बेसिक बायो जब भी समझ में आएगी जब आप सेल पढ़ लोगे एक बार। मैं चाहता हूँ आप सेल बायोलॉजी पढ़ लो एक बार, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग भी है। एनिमल बायोलॉजी अगर आपने एनिमल किंगडम पढ़ा ना, तो बायोलॉजी में एकदम से इंटरेस्ट खो दोगे। मैं वो नहीं चाहता कि आप इंटरेस्ट खो दो, क्योंकि एनिमल किंगडम में बहुत चीज़ें माइंड दिमाग में रखने वाली चीज़ें हैं, वैरायटी ऑफ एनिमल्स है उसमें, सो हर चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है। फिलहाल तो आपका सिलेबस कम कर दिया। जब मैं 2005 में मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया था, तो 12th का एग्ज़ाम और 11th में मैं 2004 में था। सो उसमें तो और लाइक इतने सारे वैरायटी ऑफ था, मतलब एनिमल्स के बारे में आप पूछ, लाइक इवन आई कैन नॉट बी डिफाइन यू। बहुत कुछ था, 20 टाइप के डिफरेंट एनिमल्स के बारे में स्टडी, फिर उसके सब क्लास, उसमें भी और क्लास, बहुत कुछ था। सो इसके बाद हम पहले आपका खत्म करूंगा एनिमल प्लांट किंगडम, फिलहाल अभी नहीं कर रहा मैं। एनिमल किंगडम बाद में कवर कराऊंगा श्योर, कोई टॉपिक नहीं छोड़ने वाला मैं आपका। फिर उसके बाद आपके वायरस, वायरोड और प्रायोन्स बचते हैं, क्योंकि क्या है कि इसको कई जगह नहीं मिली, क्योंकि इसमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर ही नहीं था। इसकी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है, इट्स लाइक अ लिंक बिटवीन अ बायोटिक एंड एनाबायोटिक। तो कभी भी आरएच विटेकर भी इसको कभी कोई स्पेस नहीं दे पाए, but it is a mention in your book, so that's why after deromyositis I will move on the virus, viroids and prions, hardly take a 1 or 2 lecture। फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका सेल बायोलॉजी। ठीक है, जब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।